सभी को यथोचित अभिवादन करते हुए आज योग और नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा पर अपने विचार रखूंगा। इस विषय पर हमारा भारत अग्रणी रहा है। हमारे वेदों पुराणों में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत ही महत्व बताया गया है और सनातन समय से ही प्राकृतिक चिकित्सा में हमारा भारत अग्रणी रहा है। किंतु नाम प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी का हमेशा जाता है वेस्टर्न को, कि वहां से इसका उद्गम हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि वेदों में, पुराणों में उपवास की विधियां बताई गई हैं। स्नान, जैसे कुंभ मेला वगैरह में है तो स्नान के मुहूर्त तो बताए गए हैं। स्नान कैसे, बहते पानी में, तीव्र नदी में, गंगा के स्नान का क्या महत्व है, इस तरह से जो बताए गए हैं। माटी से और जल से, पंच तत्व से, पंचगव्य से, इन सब से अपनी चिकित्सा के सभी तरह से आयाम अपने वेदों में वर्णित हैं। किंतु आज यदि इसके इतिहास में हम जाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास में जाते हैं, तो क्या पाते हैं? जो इसका इतिहास है वो 19वीं सदी में यूरोप में जो आंदोलन हुआ था नेचुरोपैथी का, उसको श्रेय जाता है। जबकि 1830 में अमेरिका में इसाक जेनेगी, जिन्होंने जो इंग्लिश दवाएं हैं या जो दवाइयों की पैथी है, दूसरी दवाइयों की पैथी है, उसको पूर्णतः भ्रम घोषित किया था। ग्रॉस डिलूजेशंस उसके लिए कहा गया था। और उन्होंने ये कहा था कि मात्र प्रकृति ही मनुष्य को पूर्ण स्वास्थ्य दे सकती है। वो चीज आज इतिहास में उभर के आ रही है। हमारे ग्रंथों की चीजें इतिहास में उभर के नहीं आ रही हैं, जबकि 5,000 वर्ष पहले पतंजलि जी ने प्राणायाम और योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर, योग से संबंधित पूरा विवरण लिखा हुआ है। 2500 साल पहले बुद्ध ने प्राकृतिक चिकित्सा से अपने शिष्यों को, उनके एक शिष्य को सर्प ने काट लिया था, तो उन्होंने मिट्टी चिकित्सा से उसका इलाज किया था। और ये चीज अपने इसमें जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें बाकायदा लिखी हुई है। महावज्ञ बौद्ध ग्रंथ के नाम से उसे जाना जाता है। इसके बाद पानी की से चिकित्सा बौद्ध के द्वारा की गई, उसका कोई भी वर्णन अपने इतिहास में नहीं मिलता है। हाँ, यूरोप के जो आंदोलन का है, 1850 में जो थॉमस नाम के डॉक्टर हुए हैं, उनने इस मेडिसिन का, नेचुरोपैथी का प्रचार किया, उसका खूब वर्णन मिलता है। 1885 में जॉन स्किल ने अमेरिका में इसका प्रचार किया, उसका वर्णन पूरा मिलता है। बेनेडिक्ट का, जिनने इसे आगे बढ़ाया अमेरिका में, जिसने नेचुरोपैथी का नाम दिया, इसके पहले नेचुरोपैथी का नाम ही नहीं, कोई पैथी ही नहीं थी इस मामले में। अब आते हैं, इसके इतिहास को छोड़ते हैं क्योंकि ये तो बड़ा भ्रम है, और आते हैं कि वास्तविक अपना नेचुरोपैथी का सिद्धांत क्या है। ये नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट होता कैसे है और अपन उससे क्या फायदा ले सकते हैं, जीवन में उसका क्या सार है। एक्चुअली
तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिखा है कि पंच रचित यह अधम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये 5 भूत जो हैं अपने जीवन में आप जहां भी जो कुछ देखते हैं, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे प्रकृति का कोई भी अंग हो, या विश्व में कुछ भी हो, उन सबको यदि अपन देखते हैं तो उसके ये पाएंगे कि इन 5 तत्वों में ही सब कुछ समाया हुआ है, और इन 5 तत्वों में किसी एक तत्व की कमी होने से अपने शरीर में विजातीय पदार्थ पैदा होने लगते हैं। जो विजातीय पदार्थ, टॉक्सिक मैटर जिसे अपन बोलते हैं, वो पैदा होने लगते हैं। अब वो कैसे पैदा होते हैं, उनको कैसे क्लीन किया जा सकता है, उस पर थोड़ा सा निगाह डालते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 तत्व हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले लेते हैं कि 5 तत्व से जो अपनी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा प्रारंभ हुई है और उसी पे अंत होता है। 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। इन 5 तत्वों के अलग अलग शक्तियां हैं। अब एक एक शक्ति के बारे में, एक एक उसके बारे में यदि हम जाएंगे तो इसे पूरी तरह से समझ लेंगे कि इसमें आखिर होता क्या है और कैसे मनुष्य का जीवन चलता है, कैसे प्रकृति चलती है। प्रकृति के लिए मनुष्य हो या पेड़ पौधा हो या जानवर हो या कोई भी जीव हो, उसके लिए बराबर है। मनुष्य की कोई अहमियत अलग से नहीं है। जैसे आप जितनी अहमियत एक पौधे की है, जितनी अहमियत एक जानवर की है या एक किसी भी जीव की है, उतनी ही अहमियत मनुष्य की है। अब आप देखेंगे कि पूरा जीवन चक्र जो पृथ्वी पर चल रहा है, मनुष्य के अलावा कोई भी किसी पैथी से इलाज नहीं करवाता है। किसी के कोई डॉक्टर नहीं है, सबका डॉक्टर कौन है? प्रकृति है। प्रकृति एक ऐसा आयाम है जो कि सब कुछ अपने संतुलन में रखता है। प्रकृति से सब कुछ संतुलित होता है। आप मिट्टी के अंदर कितना भी टॉक्सिक मैटर डाल दें, सबसे ज्यादा खतरनाक जहर आप मिट्टी के अंदर दफन कर दें और कुछ ही दिन में पाएंगे कि वो पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, उसका अस्तित्व तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो शक्ति अपने मिट्टी के अंदर हो। क्यों है वो शक्ति मिट्टी के अंदर? क्योंकि मिट्टी के अंदर जो है वो 5 तत्व पाए जाते हैं। छिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व जो है वो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, और 5 तत्वों से मिट्टी या पृथ्वी तत्व बना हुआ है। अब वो 5 तत्व पृथ्वी के अंदर कैसे आए, इसके लिए हम शुरू से चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं आकाश तत्व को। आकाश तत्व में क्या होता है कि एक एम्प्टीनेस है, खाली, और खाली है इसीलिए उसके अंदर शब्द शक्ति है। आज हम जो बोल रहे हैं, आप तक जो आवाज पहुंच रही है या जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो वेव्स हैं कम्युनिकेशंस के, हम जो बोल रहे हैं वो आप तक आवाज कैसे पहुंच रही है, इसके हवा के अंदर, स्पेस के अंदर वाइब्रेशन होते हैं, और वो वाइब्रेशंस अपने कानों में जाके टकराते हैं तो हमें आवाज, उससे आवाज उत्पन्न होती है और हमें सुनाई देता है। अब आप देखेंगे कि ये वाइब्रेशन कितने तरह का होता होगा कि हम अलग अलग भाषाएं, अलग अलग शब्द, अलग अलग चीजों को सुनते हैं, उसके भाव अलग अलग होते हैं। एक एक शब्द के अलग अलग भाव होते हैं। कोई एक शब्द आपको रुला देता है, कोई एक शब्द आपको हंसा देता है, एक शब्द से आपको खुशी हो जाती है, एक शब्द से आप दुखी हो जाते हैं। तो ये सारे भाव इन तरंगों में कैसे आप तक पहुंचते हैं, इसे कहते हैं शब्द शक्ति।
और जो आकाश तत्व के अंदर मौजूद होती है। आप देखेंगे अपने शरीर के अंदर शब्द शक्ति का कितना बड़ा कमाल होता है। आज आपने जो मंत्रों का कमाल देखा है, गायत्री मंत्र है या महामृत्युंजय मंत्र है, जिससे मृत्युंजय मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। ऐसे मंत्रों का शरीर पे कैसे प्रभाव पड़ता है, उसकी सूक्ष्म तरंगें शरीर को कैसे प्रभावित करती हैं, ये अपन देखते हैं और इसका परीक्षण करते हैं आकाश तत्व से। शब्द शक्ति आकाश तत्व की जो है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। जहां पे आकाश क्या है, एक खाली जगह है, स्पेस। आपने देखा होगा कभी कभी आप बहुत बड़े महल में रह रहे हैं, आपके पास में 25 कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं और आपका भरा पूरा परिवार है, आपको बहुत प्यार मिलता है, मगर कभी कभी आपको लगने लगता है कि हमारे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। I don't found any space myself। ये क्या बात है? आपके लिए वहां जगह क्यों नहीं है? आप अपना स्पेस क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? आप वहां पे सफोकेशन क्यों महसूस कर रहे हैं? इसलिए कि वहां आकाश तत्व की कमी है। आज आप किसी भी तरह की तरंग सुनते हैं या ढोल नगाड़े की आवाज सुनते हैं, एक तंबूरा है या ढोल है, वो कैसे बजेगा? जब उसके अंदर खालीपन होगा, उसके अंदर स्पेस होगा। आज हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है, ये कैसे पहुंच रही है? वो एम्प्टीनेस स्पेस में है। इसी तरह मनुष्य के शरीर में जगह जगह एम्प्टीनेस है, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे वो स्टोमक हो, चाहे वो बोन हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो नोज हो, चाहे वो लंग्स हो। हर जगह, हर एक एक बॉडी पार्ट में एम्प्टीनेस की बहुत बड़ी महत्ता है। हमारे दिमाग में कितनी चीजें भरी हुई हैं, कितने तरह के स्वर भरे हुए हैं, कितने तरह के नाद भरे हुए हैं, कितने तरह के साउंड पोल्यूशन से हम प्रभावित हैं। हम आज अनिद्रा के शिकार हैं, हम भ्रम के शिकार हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो एम्प्टीनेस नहीं है। अब वो एम्प्टीनेस आएगा कहां से? आकाश तत्व हम कितना लेते हैं, आकाश तत्व से हम कितना घुलते मिलते हैं? क्या हमने कभी खुले में मेडिटेशन किया है? आप कभी खुले में छत के ऊपर बैठ के कभी ध्यान करते हैं? नहीं ना। आप अपना समय कितना व्यतीत करते हैं घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, कार के अंदर? ठीक है, हम एक गर्म देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, काफी समय हम बाहर निकलते हैं, हमारे लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ये अवसाद के शिकार हम बहुत कम होते हैं। मगर यूरोपियन पाश्चात्य देशों में जाके, क्योंकि मैं 35 साल से इटली में रह रहा हूँ और पाश्चात्य देशों में मेरा ज्यादा भ्रमण रहता है, अमेरिका और यूरोप के देशों में मैं ज्यादा रहता हूँ। साल में 9 महीने में बाहर रहता हूँ, 3 महीने ही भारत में रहता हूँ। करीब 35 साल से रूटीन है। तो वहां मैं देखता हूँ कि 10 मिनट के लिए भी कोई खुली जगह में नहीं जा पाता है, क्योंकि लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा वहां काम है कि कार में, मकान में, ऑफिस में हमेशा बंद कमरे में रहता है। तो जब हम बंद कमरे में रहेंगे तो स्पेस की कमी अपने आप होती चली जाएगी। स्पेस की के लिए हमें शवासन करना चाहिए, हमें खुले में कुछ समय बिताना चाहिए, तब हमें शब्द शक्ति और स्पेस का आलिंगन मिलेगा और उसकी भरपाई होगी अपने शरीर में। अगर इसकी कमी है तो सबसे बड़ा
जो अपने अंदर रोग पैदा होता है वो अनिद्रा का। अनिद्रा का क्यों होता है? क्योंकि जो सेरोटीन है उसमें कमी आ जाती है, ब्रेन में खालीपन नहीं रहता है। और दुनिया की जो खुशी देने वाला सबसे बड़ा हार्मोन है वो सेरोटीन होता है। इसका स्राव मात्र तभी होता है जब अपन पूरी तरह से रिलैक्स हो। अवकाश क्या है? आकाश का भाग है। जब अपन अवकाश फील करें, अवकाश को महसूस करें, तो ये तत्व अपने आप अपनी पूर्णता पे पहुंच जाता है। अब शब्द शक्ति अपनी आकाश ने दूसरे एलिमेंट को दी। वो दूसरा एलिमेंट क्या है? वो है एयर। तो एयर के पास अपनी शक्ति जो है वो स्पर्श शक्ति है, और दूसरी शक्ति आ जाती है शब्द शक्ति। तो ये दो शक्तियों से अपने पास में दो शक्तियां पाके आकाश से भी पावरफुल हो जाता है। जब ये क्षिति आकाश से ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो इसके पास में दो शक्तियां आती हैं। स्पर्श शक्ति, आकाश को आप छू नहीं सकते, आकाश को आप देख नहीं सकते, आकाश को आप किसी दूसरे उसे महसूस नहीं कर सकते हैं। आकाश को आप मात्र सुन सकते हैं, शब्द शक्ति है आकाश के पास। मगर हवा को आप छू सकते हैं, हवा आपको स्पर्श कर सकती है। तो इसके पास में स्पर्श शक्ति आ गई और शब्द शक्ति आ गई। तो दो शक्ति, शब्द सुन भी सकते हैं और छू भी सकते हैं हवा को। अब वायु कितने तरह की होती है और इसका क्या क्या प्रभाव शरीर पे है, इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। और इसको अपन प्राणायाम से प्राण शक्ति की ऊर्जा को या वाइटलिटी एनर्जी को कैसे पूर्ण करते हैं, प्राण शक्ति कैसे आती है वायु से, वायु तत्व क्या है, और वायु तत्व का क्या प्रभाव है, वायु स्नान कैसे करते हैं, और वायु तत्व को कैसे अपने शरीर में उसकी पूर्ति करते हैं। तो आइए अब इस पे निगाह डालते हैं। और अपन बांटते हैं वायु को 5 भागों में। 5 भागों में वायु को बांटते हैं। तो पहले, सबसे पहले आता है प्राण तत्व, जिसे प्राण वायु कहते हैं। दूसरा आता है अपान वायु, इसके बाद आता है उदान वायु, इसके बाद आता है समान वायु, इसके बाद आता है व्यान वायु। तो ये 5 तरह की वायु जो है अपने शरीर में मौजूद होती हैं, और पांचों वायु का अलग अलग काम होता है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो वायु जब कुपित होती है तो वात रोग पैदा करती है, वायु जब दूषित होती है तो वात रोग पैदा करती है। और दूषित वायु क्या है, जिसे हम आप अपान वायु के नाम से जानते हैं। अपान वायु क्या है? जो दूषित वायु है, जो मणिपुर चक्र से नीचे के तरफ रहती है, उसे अपान वायु कहते हैं, जिसे अपन दुर्गंध युक्त वायु के नाम से जानते हैं। और इस वायु को निष्कासन करने में हम बड़ा संकोच करते हैं। जब इस वायु के निष्कासन में हम संकोच करते हैं तो होता क्या है कि ये वायु शरीर के अंदर मौजूद रहती है, और हमारा जो सेंसर सिस्टम है वो मस्तिष्क को यह मैसेज देता है कि ऑलरेडी वायु ये मौजूद है शरीर में, तो इसके बनाने की प्रक्रिया कम की जाए, और उसके बनाने की प्रक्रिया कम हो जाती है अपने आप। ये वायु दूषित वायु के नाम से अपन जानते हैं, मगर ये बड़े काम की होती है। जितना शरीर से निष्कासन का कार्य होता है, चाहे वो मल में निष्कासन हो, चाहे वो मूत्र निष्कासन हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने का काम हो, चाहे वो प्रेग्नेंस वुमेन को बच्चे को जन्म देने में
जो लीवर पेन होता है उसका काम हो, बच्चे को जन्म देने में सहयोग करने का काम हो, चाहे ऑर्गाज्मिक शक्ति का काम हो, ये सारे काम अपान वायु के होते हैं, जिसे अपन मानते हैं कि ये सबसे बुरी वायु है। अपान वायु की कमी होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। अपान वायु का शरीर में बनना और निष्कासन दोनों ही बहुत जरूरी है। यदि अपान वायु शरीर में निष्कासित नहीं होती है तो वो नई बनती भी नहीं है, और इसका बनना और निष्कासन दोनों बहुत ही जरूरी है। यदि निष्कासन नहीं होगा तो नई बनेगी नहीं। और अपान वायु के महत्व को आप इतने से ही जान सकते हैं कि जीवन में यदि बालक जन्म लेता है तो उसी के सहयोग से लेता है। अब जब इसका निष्कासन नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन बनता है, कॉन्स्टिपेशन बनता है तो विजातीय द्रव्य पेट के अंदर पनपने लगते हैं और वो रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। आपको बता दें कि आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में दोनों में ही पेट आंतों की बड़ी अहमियत होती है। आयुर्वेद तो रोगों को 3 तरह से बांटता है, मगर प्राकृतिक चिकित्सा रोगों को मात्र एक ही तरह से देखते हैं। एक ही विभाजन है, इसका कोई दूसरा विभाजन नहीं है। एक ही तरह के विकार हैं जो विजातीय तत्व से पाए जाते हैं और उसका एक ही इलाज है। रोग दो नहीं है। इसको 2 श्रेणी में बांटा है, तीव्र रोग और क्रॉनिक डिसीज। तीव्र डिसीज जैसे कहते हैं अपन, वो ये है कि एकदम से बुखार आ गया, एकदम से पेट दर्द हो गया, एकदम से सर दर्द हो गया। ये क्रॉनिक नहीं होता है, ये सामयिक होता है। और क्रॉनिक होता है कि जब अपन किसी तीव्र रोग को दमन करने की कोशिश करते हैं। आपने किसी एंटीबायोटिक दवा को खा लिया तो उस रोग का दमन हो गया, आपने रोगी का इलाज नहीं किया। हम रोग का इलाज नहीं करते, रोगी का इलाज करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा से। तो जब दमन करते हैं किसी रोग का तो वो क्रॉनिक रोग बन जाता है, क्रॉनिक डिसीज बन जाता है, पुराने रोग बन जाते हैं जो सालों चलते हैं। अब इसके लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं। आपको एक जुकाम होगा, जुकाम क्या है? ये तीव्र रोग है। तीव्र रोग आया, आपको जुकाम हो गया, जुकाम में आपने किसी डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने क्या किया, आपको 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक गोलियां दे दी। आपने एंटीबायोटिक गोलियां 3 दिन की खाई, आपका जुकाम ठीक हो गया। और वो आपको 250 mg की गोलियां दी, उसमें भी आपका जुकाम ठीक हो गया, वो दब गया, ठीक नहीं हुआ। वो कहाँ जाके छुप गए? उसके कीटाणु साइनस में जाके छुप गए। और ज्यादा तीव्र गति से दोबारा जब जुकाम आपको आया तो आप फिर डॉक्टर के पास 2-3 महीने बाद गए तो आपको 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक दी गई। 5 दिन के लिए 250 mg की एंटीबायोटिक देगी, 5 दिन में आपका जुकाम ठीक हो गया। ये क्या हुआ? जुकाम का दमन हुआ और वो फिर साइनस में जाके उसके रोगाणु छुपे रह गए। और इसके बाद में आपको फिर तिबारा जो जुकाम हुआ 1-2 साल बाद, तो वो 250 mg की काम नहीं करेंगी, फिर आपको 500 mg की टैबलेट खानी पड़ेंगी, वो 3 दिन के लिए। इस तरह से आपका ये बढ़ता चला जाएगा और उसके दमन में वो क्रॉनिक रोग बनता चला जाएगा। मगर प्राकृतिक चिकित्सा उसका दमन नहीं करता है। हम आपको बता दें कि भाप थेरेपी से, मात्र भाप लेने से ही जुकाम ठीक होता है और किसी थेरेपी से ठीक नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसी थेरेपी नहीं है कि जो जुकाम को ठीक कर दे।
जो साइनस को ठीक कर दे। मात्र एक नैतिक क्रिया है जिससे साइनस ठीक होती है, और भाप से साइनस और जुकाम हमेशा के लिए ठीक होता है। उसका दमन नहीं होता है, उसका इलाज होता है, और वो रोगी का इलाज होता है, रोग का इलाज नहीं होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम रोगी का इलाज करते हैं, रोगी का की चिकित्सा करते हैं, ना कि रोग का दमन करते हैं, रोग को दबाव नहीं देते हैं, रोग को दबाते नहीं है। जिस चीज को आप जितना दबाएंगे वो आगे जाके उतनी ही उग्र होके आपके सामने खड़ी होगी। तो ये तो एक मात्र उदाहरण है। अब अपन चलते हैं फिर से कि वायु तत्व कैसे काम करता है। जितना आप दबाएंगे, अपान वायु को जितना आप दबाएंगे, निष्कासन नहीं करेंगे, उतना आपके लिए वो हानिकारक होगी, और जितना आपको उसको दबाएंगे नहीं, निष्कासन करेंगे, उतना आपको वो फायदेमंद होगी। अब आप आते हैं, एक तो एक शाखा हुई अपान वायु। अब आते हैं उदान वायु पर। उदान वायु क्या होती है? जो आपको पाचन शक्ति में सक्रिय भूमिका निभाती है, जो आपके रस को, जो आप खाना खाते हैं उसका रस बनता है। अब आप खाना क्या खाते हैं, सबसे पहले तो ये बात आती है कि आपका खान पान क्या है, आप रस किस चीज का बना रहे हैं। नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आपको जो आप भोजन करते हैं वो दो तरह से विभाजित हम करते हैं। वो अम्ल और क्षार में विभाजित होता है। अब आप क्षार की मात्रा कितनी खाते हैं और अम्ल की मात्रा कितनी खाते हैं? आपके भोजन में यदि 75 से 80% तक क्षार की मात्रा है और 25 से 20% के लगभग अम्ल की मात्रा है, इस तरह का आप अगर भोजन करते हैं तो वो आपका जो रस बनाएगा वो भोजन, वो आपको पूर्ण स्वास्थ्य देगा। और यदि यह प्रतिशत आपका गड़बड़ हुआ तो क्षार की जगह अम्ल ज्यादा बनेगा, और अम्ल आपको विजातीय द्रव्य पैदा करेगा, टॉक्सिक मैटर पैदा करेगा, और आपके अंदर जहर बनना पैदा हो जाएगा। अब वो किस तरह का आपका भोजन है, उस तरह का रस आपके शरीर में बनेगा। जब वो भोजन का रस बनेगा तो उदान वायु उस रस को पुश करके हृदय में पहुंचाएगा, जहां पर रंजक पित्त उसको कलर देगा। जो रंजक पित्त है ये अपने लीवर से बनता है, और रंजक पित्त इसको आप आयुर्वेद में आराम से देख सकते हैं कि रंजक पित्त क्या है। इसके अगर हम विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम आपको बहुत शॉर्ट में बताते चलते हैं कि रंजक पित्त जब मिलता है तो खून में होमोग्लोबिन, रस में होमोग्लोबिन मिलती चली जाती है, और वो खून में परिवर्तित होता है। जो रस हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसका रस बनता है। और यदि अपन उसमें क्षारीय तत्व ज्यादा लेते हैं तो वो अपने लिए दवा का काम करता है, और अम्ल तत्व यदि ज्यादा लेते हैं तो वो अपने लिए विजातीय द्रव्य बनता है, टॉक्सिक का काम करता है, और वो रस अपान वायु ऊपर उठाता है और उसको ले जाके हृदय में पहुंचाता है। इतना काम होता है मात्र अपान वायु का। इसके बाद अपन लेते हैं समान वायु। समान वायु उसको पूरे शरीर में भेजता है। समान वायु मस्तिष्क से लेके हृदय तक पाई जाती है, और व्यान वायु के माध्यम से एक एक सेल्स में, बॉडी के एक एक सेल्स में पहुंचाने का काम होता है समान वायु का।
और व्यान वायु का काम होता है कि एक एक सेल्स में उसका पूरी तरह से पोषण करे। तो व्यान वायु का काम क्या है कि एक एक सेल्स को जीवित रखना, उसमें वायु पहुंचाना, रस पहुंचाना और अम्ल और क्षार की बराबर मात्रा बॉडी के अंदर बनाए रखना, ये होता है व्यान वायु का काम। और व्यान वायु का काम होता है सुंदरता लाना। व्यान वायु यदि शरीर में मौजूद है तो आदमी कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, कोई भी सेल्स उसके मरते नहीं हैं, क्योंकि शरीर में एवरी आवर्स एवरी डे लाखों की संख्या में सेल्स स्वस्थ होते हैं और मृत होते हैं और नए पैदा होते हैं। तो जो अपने शरीर में जो स्किन है, स्किन के अंदर करोड़ों की संख्या में सेल्स हैं जिन पे काम व्यान वायु करती है। और व्यान वायु उनको एक चमक देना, शरीर में यंग रखना शरीर को, ये काम भ्राजक शक्ति के साथ में, भ्राजक फायर के साथ में, या भ्राजक तत्व जो अग्नि का होता है उसके साथ में ये काम कर मिलके काम करती है। तो शरीर में कितना टेम्परेचर रखना है, ये व्यान वायु का काम होता है। और न्यूरो सिस्टम को सही रूप से संचालित करने का काम भी व्यान वायु का होता है। अब समान वायु क्या है? समान वायु मस्तिष्क में, हृदय में आपको शांति, सुख, ध्यान, इन सारी चीजों का अनुभव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वायु, 5 वायु तत्व जो है, इनमें जो प्रमुख होता है वो प्राणवायु होती है। प्राणवायु क्या है? वाइटल एनर्जी। अब वाइटल एनर्जी प्राणवायु है। आपने देखा होगा कि एक जो शरीर के अंदर मुख्य शक्ति होती है वो क्या है? प्राणवायु। प्राणवायु आती कहां से है? प्राणवायु ईश्वर का अंश है, जो हमें वेदों और पुराणों से कथाएं प्राप्त होती हैं या जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। अब इसको हम सिद्ध कैसे कह रहे हैं कि ईश्वर का रूप है प्राणवायु? प्राणवायु कम कैसे होती है, प्राणवायु क्षीण कैसे होती है, और प्राणवायु को बढ़ाया कैसे जाता है। अब आप देखें कि वाइटल एनर्जी कहां कहां से प्राप्त होती है। तो पहले आप का खान पान, पानी के अंदर सबसे ज्यादा प्राणवायु पाई जाती है। आप कितनी मात्रा में पानी पीते हैं, इसको अपन बाद में जब जल तत्व पर पहुंचेंगे तो हम अच्छे ढंग से समझाएंगे। और प्राणायाम, योग में जो प्राणायाम है, प्राणायाम के 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग होते हैं: पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। पूरक क्या है? सांस को फेफड़ों के अंदर 8 सेकंड में भरना। कुंभक क्या होता है? 32 सेकंड तक फेफड़ों के अंदर सांस को रोक के रखना, उसे कुंभक कहते हैं। रेचक क्या होता है? 16 सेकंड में वायु को, दूषित वायु को बाहर निकालना, ये रेचक होता है। और बाह्य कुंभक किसे कहते हैं? इसको वायु को बाहर रोक के रखना, एम्प्टी रखना, इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। ये 4 भाग प्राणायाम के होते हैं, जिसमें बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक, ये दोनों कुंभक जो है वाइटल एनर्जी को, प्राण शक्ति को मजबूती देते हैं। इसका 1-4-2-2 का फार्मूला होता है। जैसे 8 सेकंड आपने सांस को लिया, 32 सेकंड आपने रोक के रखा, 16 सेकंड आपने सांस को निकाला और 16 सेकंड आपने बाहर रोक के रखा। अब इसको अपन सेकंडों में तो गिन नहीं सकते,
ना आप गिनती कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर ध्यान गिनती में जाएगा तो आपका प्राणायाम डिस्टर्ब होगा। तो इसमें क्या करते हैं, अपन गायत्री मंत्र को लेते हैं। एक गायत्री मंत्र में आपने सांस को लिया और 4 गायत्री मंत्र में आपने सांस को रोक के रखा, 2 गायत्री मंत्र में आपने सांस को निकाला और 2 गायत्री मंत्र में आपने सांस को बाहर रोक के रखा, जिसे बाह्य कुंभक कहते हैं। बाह्य कुंभक सभी के लिए अलाउ नहीं है, ये वर्जित है। इसलिए प्राणायाम के 3 पार्ट ही नए आदमी को सिखाए जाते हैं। जब आप 3 पार्ट में मर्मज्ञ हो जाए, जब आपको चौथा पार्ट की शिक्षा दी जाती है। प्राणायाम हमेशा एक गुरु की देखरेख में करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से 72,000 नाड़ियां 72,000 नाड़ियां जागृत होती हैं। 72,000 नाड़ियां कौन कौन सी हैं? एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ब्रह्म और चित्रा, ये मुख्य नाड़ियां हैं, जिसमें 36,000 नाड़ियां जो होती हैं वो अनकॉन्शियस पार्ट में होती हैं और 36,000 नाड़ियां जो है वो कॉन्शियस पार्ट की होती हैं। कॉन्शियस पार्ट की जो नाड़ियां होती हैं 36,000, उसमें से कुछ सुषुप्त हो जाती हैं। अब कितने % नाड़ियां अपने शरीर में काम करती हैं? 72,000 नाड़ियां तो है, मगर आपके शरीर में कितनी काम कर रही हैं? यदि यह देखा जाए तो मात्र 5 से 10%। यह आश्चर्य वाली बात है। प्राणायाम से 72,000 नाड़ियां जागृत होती हैं। ये कहाँ का चमत्कार और कितना चमत्कार हो सकता है, जबकि आपके अंदर कुल में कितनी नाड़ियां जागृत हैं? 5 से 10%। 72,000 में कितनी नाड़ियां अगर आप 10% में ले तो आपकी 7,000 नाड़ियां जागृत हैं, जबकि होना चाहिए 72,000। और उसमें से यदि 5% हैं तो आपकी 3,000 नाड़ियां जागृत हैं, बाकी की सब या सुषुप्त हैं या सुप्त हैं, या कॉन्शियस हैं या सब कॉन्शियस हैं। अब अगर 72,000 नाड़ियां जागृत होती हैं तो आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ईश्वरत्व को प्राप्त हो सकते हैं। बुद्ध, जीसस, कृष्ण, राम, जितने भी अवतार हुए हैं, शुरू में तो ये हम आप जैसे ही अवतार हुए हैं, हम जैसे ही पैदा हुए हैं, आप जैसे ही पैदा हुए हैं, मगर ये ईश्वरत्व को कैसे प्राप्त हुए? इनने अपने अंदर कलाएं जागृत की। कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। वो कलाएं कौन सी थी? वो कलाएं कहां से आई कृष्ण के पास में? उन्हें योगेश्वर कहा जाता था। उनके 72,000 नाड़ियां जागृत थी। तो प्राण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर से सतत संपर्क में रहती है, जो वनस्पति से, प्रकृति से सतत संपर्क में रहती है, वो प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति को जितना ज्यादा आप डेवलप करेंगे, जितना ज्यादा इसकी आप प्रोग्रेस करते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा आप रोगों से मुक्ति प्राप्त करते चले जाएंगे। और ये महाशक्ति आपको मात्र प्राणायाम से ही प्राप्त हो सकती है, मात्र पानी पीने से आपको प्राप्त हो सकती है। अब पानी आपको कितना पीना चाहिए? पानी आपके शरीर में कितना है? जब आप जल तत्व पे जाएंगे तो इसका हम विवरण आपको देंगे। वैसे पहले आपको बता दें कि 3 भाग आपके शरीर में तरल है, पानी है, और 1 भाग ठोस है। अब आपको पानी कितना पीना चाहिए? 3 भाग। और खाना कितना खाना चाहिए? ठोस कितना खाना चाहिए? 1 भाग, 1/4। अब आप खाते कितना है? 4 भाग आप खाते हैं। पानी पीने के लिए गुंजाइश ही नहीं रखती। फिर एम्प्टीनेस, आकाश तत्व के लिए कहाँ गुंजाइश है? तो वो क्या बनेगा? वो दूषित पदार्थ बनेगा, विजातीय तत्व बनेगा आपके पेट में जाके। वो रस नहीं बनेगा, वो रक्त नहीं बनेगा, वो मांस मज्जा नहीं बनेगा, वो आपके लिए वाइटल एनर्जी पैदा नहीं करेगा। अब वाइटल एनर्जी जब आप प्राणायाम सही तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आपकी
शरीर में जो आपका दिमाग जैसे कितना काम करता है 5 से 10% के बीच में। जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, वो 6 और 7, 8% पर रुक जाते हैं। बड़े बड़े गुरु है वो 10% तक रुक जाते हैं। अब आप सोचिए कि आपका यदि 90% दिमाग काम करता है, 100% आपका दिमाग काम करता है, तो आप कितना क्या कुछ नहीं कर सकते। और ये संभावनाएं बनती हैं ध्यान के द्वारा। ये संभावनाएं बनती हैं जब आप अपने आप को जागृत करते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को यह महसूस करते हैं कि आप उस प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, जिस प्रकृति को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्या है? प्रकृति है। ईश्वर का यदि सही विश्लेषण किया जाए तो आप यही पाएंगे कि वो प्रकृति ही है। और प्रकृति का यदि आप सही विश्लेषण किया जाए तो आप पाएंगे कि वो ईश्वर ही है। और प्राकृतिक चिकित्सा का यदि सही विश्लेषण आप करते हैं तो पाएंगे कि वो ईश्वरीय चिकित्सा है। तो इस तरह से वाइटल एनर्जी जो है, प्राण शक्ति जो है, वो ईश्वरीय शक्ति है, और जिसे आप 100% तक डेवलप कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है। सतत प्राणायाम की प्रैक्टिस से अभी कोविड के पीरियड में हमने लाखों लोगों को मात्र प्राणायाम करा के, हमारे जितने भी शिष्य मंडल हैं, यूरोप में जितने भी उनके परिवार हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि किसी की भी कोई कैजुअलिटी कोरोना के कारण नहीं हुई है। वहां पे लाखों लोग इटली में महामारी बड़ी बुरी तरह से फैली थी, मगर हमारा शिष्य मंडल, अभी कुछ लोग इसमें कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष दर्शी हैं, गवाह हैं। अभी एक स्टेफनो नाम का लड़का अभी देखा था हमने फोटो में, वे सेमिनार में शामिल है। उसके पिताजी को, उसके पूरे परिवार को कोरोना हुआ था, और मात्र यहाँ से बैठे बैठे, इंडिया से बैठे बैठे हमने गाइड किया था कि उसको क्या करना है, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे जल चिकित्सा लेना है, कैसे क्या करना है, और सबको स्वस्थ कर दिया था। यहीं से अपने यहाँ एक बहुत अच्छी औषधि है जिसे कोरोना के टाइम पे हमने यूज किया है और 100% उसका रिजल्ट आया है। यह औषधि खंडहरों में पाई जाती है और आम जैसे पत्ते होते हैं इसके, और इसके रस को शहद के साथ देने से फेफड़े से संबंधित कोई भी विकार हो वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और ये पूरे दुनिया में कोरोना के टाइम पे यूज की गई है। प्राणायाम एक ऐसी औषधि है, जल चिकित्सा, नेति क्रिया एक ऐसी औषधि है, और भाप चिकित्सा एक ऐसी औषधि है कि जिसने कोविड के टाइम पे लाखों लोगों की जान बचाई। तो प्राकृतिक चिकित्सा, इसे हम मानवीय चिकित्सा ना मानते हुए प्रकृति की ईश्वरीय चिकित्सा का नाम देते हैं। तो ये 5 वायु तत्व जो हैं, ये पांचों मिलके जब काम करते हैं आदमी के शरीर में, और ये दोनों शक्तियां देते हैं 5। अब हम जाते हैं जल तत्व पर, क्योंकि धीरे धीरे हमें अपने संवाद को भी खत्म करने की ओर ले जाना है, क्योंकि समय कम है और अभी काफी तत्व बचे हुए हैं। तो पहले अग्नि तत्व को ले लेते हैं। अग्नि तत्व में 3 शक्तियां होती हैं। वो क्या है? शब्द, स्पर्श और रूप। क्योंकि अग्नि को अपन देख भी सकते हैं, वायु को नहीं देख सकते, आकाश को नहीं देख सकते, मगर अग्नि को देख सकते हैं, इसने रूप दिया है। अग्नि तत्व क्या है? जो शरीर के अंदर एनर्जी है,
चाहे वो 7 चक्रों की एनर्जी हो, चाहे वो चीचैन एनर्जी हो, चाहे वो आवरा की एनर्जी हो, चाहे वो प्राण की एनर्जी हो, इसे या शरीर का ताप हो, ये सारी अग्नि तत्व से होती है। अग्नि भी 5 तरह की है, अगर इस विस्तार पे जाएंगे तो काफी समय होगा। जैसे आयुर्वेद में 5 तरह की अग्नि के नाम से जाना जाता है, तो हम उस विस्तार पे नहीं जाते हैं। मगर अग्नि चिकित्सा क्या है? अग्नि चिकित्सा सूर्य चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा बहुत जरूरी है। अपने यहाँ जो होलिका दहन होता है, क्या है? अग्नि चिकित्सा है। अपने यहाँ जो यज्ञ होता है वो क्या है? अग्नि चिकित्सा है। अपने यहाँ जितने भी त्योहार होते हैं जिसमें अग्नि का होम होता है, घर घर में होम करते हैं, वो सब अग्नि चिकित्सा है। होम से क्या होता है? जो वायु है वो प्रदूषित होने से बचाई जाती है, चाहे वो यज्ञ हो या होम। वायु मंडल में 20% यदि वायु प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, तभी वो हमें पोषण तत्व देती है, हमारे प्राण शक्ति को बढ़ावा देती है। 550 लीटर हवा प्राणवायु की जरूरत पड़ती है हमें 24 घंटे के अंदर, और 550 लीटर के लिए हम 11,000 लीटर वायु को सांस के द्वारा अंदर खींचते हैं। और यदि उस वायु में 20% या 19% के लगभग ऑक्सीजन की मात्रा है, तभी वो पूर्ण रूप से प्राण शक्ति को बढ़ावा देती है। यदि आप एसी में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, तो वहां पे आपको प्राण शक्ति पूरी नहीं मिलती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम 19 से 20% होना चाहिए, तभी आपको पूर्ण शक्ति प्रदान होगी। और ये कब होगा? जब हम अपने घर में यज्ञ करेंगे, होम करेंगे और अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अपने यहाँ होलिका दहन होता है। यूरोप में भी कई ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिनमें अग्नि के समक्ष फेरे लगाते हैं, अग्नि को जलाते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल जो होते हैं अपने यहाँ, उनका जो महत्व है ये बहुत पुरातन महत्व है। यज्ञों का जो महत्व है ये पुरातन महत्व है। ये नेचुरोपैथी ही है, प्राकृतिक चिकित्सा ही है। धूप में कितने समय बैठना चाहिए? कम से कम डेली 2 घंटे। इससे क्या होता है? धूप में बैठने से क्या होता है? अपनी एड्रेनल ग्लैंड्स चार्ज होती है, प्राण शक्ति में बढ़ावा होता है और उन्माद नहीं होता है। जो आदमी 2 घंटे धूप में बैठता है, कभी उसे डिप्रेशन नहीं हो सकता है। डिप्रेशन के शिकार कहाँ होते हैं लोग? जहां धूप की कमी होती है, अग्नि की कमी होती है, सूर्य चिकित्सा की कमी होती है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार कहाँ होते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, यूरोप में जहां जहां अंधकार रहता है, कम सूरज की रोशनी मिलती है, वहां डिप्रेशन होता है। अफ्रीका के अंदर एक आदमी डिप्रेसिव नहीं मिलेगा, इंडिया के अंदर एक आदमी डिप्रेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी ज्यादा है, इसलिए यहाँ एडवांसर ज्यादा है। यहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे। यूरोप में हर तीसरे घर में एक साइकोलॉजिस्ट मिलेगा। जितने डॉक्टर हैं उनमें 90% साइकोलॉजिस्ट हैं, 10% दूसरे पैथी के हैं। और अपने यहाँ 1% भी साइकोलॉजिस्ट ढूंढे नहीं मिलेगा, 99% जो है एमडी मिलेंगे। तो इसका कारण क्या है? अग्नि तत्व की भारत में अधिकता है। अब कौन चलते हैं और नीचे जल तत्व पे, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है ज्यादा। जी गुरुजी, जल तत्व में 4 शक्तियां हैं।
शब्द, स्पर्श, रूप और रस। जिस रस की हमने पहले बात की है, ये रस जो है यह है स्वाद, जिसे अपनी स्वाद के रूप में अपन जानते हैं। तो पानी के अंदर जो है 4 शक्तियां हैं। आकाश की शक्ति भी पानी के अंदर मिल गई। तो जल चिकित्सा से आपको अग्नि चिकित्सा से 3 चिकित्साएं मिल गई। सूर्य चिकित्सा से क्या क्या मिला आपको? आकाश चिकित्सा भी मिल गई और वायु चिकित्सा भी मिल गई और अग्नि चिकित्सा भी मिल गई। और जब आप जल चिकित्सा करते हैं तो आपको कौन कौन? आकाश तत्व भी मिल जाता है, अग्नि तत्व मिल जाता है और वायु तत्व मिल जाता है जब आप जल चिकित्सा करते हैं, क्योंकि जल के अंदर चारों शक्तियां मौजूद हैं। जल चिकित्सा कितने प्रकार की होती है? पानी से नहाना, बहते पानी में डुबकी लगाना। बहते पानी में सबसे ज्यादा वाइटल एनर्जी पाई जाती है और ये वाइटल एनर्जी सबसे ज्यादा गंगा के पानी में पाई जाती है, क्योंकि गंगा के नदी के पानी में तीव्र प्रभाव है, इसलिए गंगा की नदी, गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। दूसरा, इसके अंदर जो पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है जिससे कीटाणुओं का नाश होता है, सल्फर, क्योंकि सल्फर के पहाड़ से ही गंगा नदी निकली हुई है और इसलिए गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। और तीव्र गति से, पानी की गति तीव्र होने की वजह से इसमें वायु शक्ति ज्यादा है, प्राण शक्ति ज्यादा है, इसलिए गंगा स्नान का ज्यादा महत्व है। सबसे तीव्र बहने वाली नदी है वो गंगा नदी है और बहते पानी का स्नान उसका महत्व ज्यादा है। अब आप यदि घर में टब में भी स्नान करते हैं तो उसके पानी को बाल्टी में लेके कई बार उसको पलटिए तो उसमें वायु प्रभावित होने लगती है। आप पानी पीते हैं, जैसे गर्मियों में आपको पानी पीते हैं, पानी पिलाया जाता है तो शक्कर मिला के या शहद मिला के या मिश्री मिला के पिलाते हैं, उसको घोंटते हैं। पानी के घोंटने को क्या कहते हैं? अपन बार बार ऊपर से नीचे मिलाते हैं, एक गिलास से दूसरे गिलास में डालते हैं। उसमें क्या होता है कि वायु तत्व मिलता है उसमें और प्राण तत्व की अधिकता बन जाती है, इसलिए वो आपको एनर्जी देता है, वो एनर्जेटिक वाटर बन जाता है। इसी तरह से जब आप कटी स्नान करते हैं, स्नान कई तरह के होते हैं, कटी स्नान है, मेहन स्नान है, रीठ के का स्नान है, मेरुदंड स्नान है और पूर्ण स्नान, पूर्ण शरीर का स्नान है। ठंडे पानी से, गर्म पानी से, गर्म पानी की पट्टी, छोटे गर्म ठंडे पानी की पट्टी, इसका विविध तरीके से अपन प्राकृतिक चिकित्सा में इसका उपयोग करते हैं। अब क्योंकि समय की कमी है इसलिए हम पूरा नहीं बता पाएंगे इनका कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, किन किन इलाजों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मगर सूक्ष्म में हम आपको बताते चलते हैं इसको। अब आप आते हैं पृथ्वी तत्व पे। पृथ्वी तत्व 5 शक्तियों से भरपूर है, इसलिए इसको मदरलैंड कहते हैं, माता की उपाधि दी गई है। माता की उपाधि दी गई है पृथ्वी को क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी है और सबसे आकर्षण शक्ति जो होती है वो किसके अंदर होती है? माँ के अंदर। जितनी आपके अंदर ग्रेविटी एनर्जी होगी, आकर्षण शक्ति होगी, उतना ही आप दूसरे को अपने तरफ खिंचाव ला सकेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चाहो, वशीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठ। मीठे वचन कहाँ से आपको मिलते हैं? वो मातृ शक्ति से, माँ से, मातृभाषा से। आप किसी दूसरी भाषा से मीठे वचन नहीं बोल सकते, अपनी मातृभाषा में ही आप मीठे वचन बोल सकते। दूसरे भाषा में आप भाव प्रकट नहीं कर सकते, वो मातृभाषा में ही कह सकते हैं। इसलिए मात्र, मदर या नारी शक्ति या मातृ शक्ति, उसके अंदर जो शक्ति है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। क्योंकि शब्द शक्ति, स्पर्श शक्ति, रूप शक्ति, रस शक्ति
और गंध। पांचवी शक्ति जो है वो गंध है पृथ्वी की। ये पांचों शक्ति से युक्त जो है वो है हमारी पृथ्वी, हमारी भारत माँ, जिसे माता के नाम से जाना गया है। भारत में ही पृथ्वी को माता नहीं कहा गया है। पंचमामा स्पेनिश में बोला जाता है और इटालियन में भी बोला जाता है। पंचमामा का मतलब ही होता है मदरलैंड। और इसके अंदर जो शक्ति है, आकर्षण शक्ति है, और इलाज करने की या ट्रीटमेंट करने की या जो क्षमता है वो अद्भुत है। जो विजातीय तत्व हैं या जो विष तत्व हैं उनको न्यूट्रल करने की शक्ति जो पृथ्वी के अंदर है या जो माटी के अंदर है वो किसी दूसरे की चीज के अंदर नहीं। इसीलिए मिट्टी का स्नान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विजातीय तत्वों को निकालने के लिए मिट्टी का स्नान रामबाण है। अब वो मिट्टी का स्नान आप कैसे करते हैं? काली मिट्टी जिसे अपन सर धोने में, स्त्रियां सर धोने के लिए काम में लाती हैं, उसको आप भिगो दीजिए एक दिन पहले। वो मिट्टी भी कम से कम 2 फुट नीचे की होना चाहिए, जिसमें पेस्टिसाइड नहीं हो, किसी तरह का खाद वगैरह नहीं हो, किसी तरह का टॉक्सिक मैटर नहीं हो। 2 फीट गहरी काली मिट्टी लें, उसको भिगो दें जो ककरीली ना हो। भिगोने के बाद में उसके पूरे शरीर में लेपन करें। लेपन करने के बाद में 1 घंटे धूप में रहें। वो दोनों हो जाता है, धूप स्नान हो जाता है, वायु स्नान हो जाता है। तो जब वो मिट्टी सूखती है वो शरीर को में मालिश का काम करती है, शरीर को में खिंचाव पैदा करती है। जब वो अर्ध सूखे में रह जाए, पूरी तरह से नहीं सूखने दे। तो अब हम बताते हैं कि जो मिट्टी चिकित्सा है, इसको रीढ़ की हड्डी पे पट्टी बना के रखते हैं। खासकर अनिद्रा के लिए रामबाण है मिट्टी चिकित्सा। रीढ़ की हड्डी पे भी आप मिट्टी की सीधी 4-5 इंची की पट्टी बना के, और उसकी चौड़ाई कम से कम 2-2.5 इंच होनी चाहिए, और उसको गीला करके उस पर रख सकते हैं। उसके ऊपर से कॉटन और मखमल टाइप का कपड़े को लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ मिट्टी का एक बिस्तर बनता है जिस पर लेट के आप अपने शरीर के विजातीय तत्वों को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी की कई तरह की चिकित्साएं होती हैं। जो वास्तविक में जो मिट्टी की चिकित्सा है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है। और ये काली मिट्टी जिसे अपन मोटे की मिट्टी कहते हैं, मोटी मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी, वो ज्यादा फायदेमंद होती है इसके लिए, क्योंकि उसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो पूर्णतः टॉक्सिक मैटर को एब्जॉर्ब करने के तत्व पाए जाते हैं। अब आपको एक और बता दें, एक बहुत अच्छी बात बता दें कि जो पृथ्वी के अंदर आकर्षण शक्ति है उसका शरीर के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। आप जब चलते हैं, आप चलते हैं, आकर्षण शक्ति अपने तरफ खींचती है, और आप इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि चलने फिरने में आपको ये महसूस नहीं होता है कि पृथ्वी में कितनी आकर्षण शक्ति है। जब आप पानी के अंदर होते हैं तो आकर्षण शक्ति कम हो जाती है, तो आप हल्के हो जाते हैं वजन में। जब आप चांद पे जाते हैं तो आकर्षण शक्ति और कम हो जाती है, तो आपका वजन और हल्का हो जाता है पृथ्वी से जितनी दूरी होती है। अब आकर्षण शक्ति पृथ्वी की ये बहुत बड़ी चिकित्सा है जिसे आप चुंबकीय चिकित्सा कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे वेद ग्रंथों में सोने पे बड़ा महत्व रखा गया है कि आपको किस डायरेक्शन में सोना है। आप दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं तो आप रोगग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का प्रभाव कम पड़ता है और उत्तरीय दक्षिणी ध्रुवों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है।
तो आप रोगी बन जाते हैं। कैसे रोगी बन जाते हैं कि टॉक्सिक मैटर जाके आपके मस्तिष्क में जमा हो जाता है, तो आप अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं और आपको ब्रेन हेमरेज की ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सर, मैं ये चाहता हूँ समझना कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए तो जो आपने बताया उसको फॉलो कर सकते हैं, कि तो रोग विशेष के लिए क्या किया जाए और कहाँ से वो जानकारियां मिलेंगी कि किसी रोग विशेष के लिए किस तरह से उसे नेचुरोपैथी से हम ठीक कर सके? देखिए, जहां तक प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है और इसके सिद्धांत जो है, वो एक ही है कि एक ही तरह का रोग होता है और एक ही तरह का इलाज होता है सभी लोगों को। जब विजातीय द्रव्य शरीर के अंदर पनपते हैं तो तरह तरह के रोग पैदा होते हैं, और विजातीय द्रव्यों को समाप्त करने पे सभी तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। आपको एक बात बताते हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी शरीर में जब होती है तभी किसी तरह के ट्यूमर या कैंसर के सेल्स पनपते हैं, क्योंकि ट्यूमर के कैंसर के सेल्स जो बनते हैं वो बगैर ऑक्सीजन के डेवलप होते हैं, और जो स्वस्थ सेल्स वो ऑक्सीजन से डेवलप होते हैं। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, वायु तत्व की कमी होती है बॉडी में, जल तत्व की कमी बॉडी में होती है, और विजातीय द्रव्य ज्यादा बढ़ते हैं, विजातीय क्षार की कमी हो जाती है और अम्ल की अधिकता बढ़ जाती है, तो विजातीय तत्व बढ़ते हैं, उससे हर तरह के रोग पैदा होते हैं। अभी आपको बता दूं मैं कि एक जो वो नाम नहीं दे पाया था उस समय पे, मैं अड़ूसा, अड़ूसा अपने यहाँ हर जगह मिल जाता है, और इस पेड़ के का नाम आप लोग लिख लीजिए। गुरुजी प्रणाम। और नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, और ये सुन करके और अच्छा लगा कि आप पूरे विश्व में इस पैथी को फैला रहे हैं, और वर्तमान में नेचुरोपैथी जो है पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है, परंतु आयुर्वेद की मान्यता अधिकांश राष्ट्रों में नहीं है। तो क्या इसके लिए भी कोई प्रयास हो रहा है? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे यहाँ की जो नेचुरोपैथी की डिग्रियां हैं, जैसे बैचलर इन नेचुरोपैथी वगैरह वगैरह, क्या वे विश्व के अन्य देशों में मान्यता प्राप्त हैं या नहीं? ये अपने यहाँ की आयुर्वेद की नेचुरोपैथी की सभी डिग्रियां विश्व में मान्यता प्राप्त हैं। एक्चुअली क्या है कि विश्व में चाइनीज जो है चाइनीज चिकित्सा पद्धति के नाम से अपने आयुर्वेद की चिकित्सा को जाना जाता है। आयुर्वेद की मान्यता नहीं है, मगर चाइनीज मेडिसिन की मान्यता है, जो ठीक आयुर्वेदी है। फ्रांस में नेचुरोपैथी की पूर्णतः मान्यता है, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं और नेचुरोपैथी इलाज पूरा कर सकते हैं। और इटली में किसी किसी रीजन में है, किसी किसी में नहीं है। जर्मन में और कई देशों में कहीं कहीं किसी रीजन में इसका है, कहीं किसी किसी रीजन में नहीं। और अमेरिका की कई रीजनों में नेचुरोपैथी को मान्यता है, और अपने यहाँ का कोर्स हर जगह वैलिड है। धन्यवाद गुरुजी। हेलो गुरुजी, नमस्कार। एक्चुअली मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि आज के टाइम में आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग जीवन शैली अपनाना या आयुर्वेद के नियम अपनाना बहुत ही कठिन है, मतलब तो उस हिसाब से कैसे एक जो कॉमन मैन है, अगर वो किसी शहर में रहता है तो मतलब एडजस्ट करना कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं लगता मुझे। मैं भी आयुर्वेद को एक्चुअली फॉलो करता हूँ, बट मैं चाह के भी बहुत सारे रूल्स उसके फॉलो नहीं कर पाता, तो ये मेन प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली मैं मॉडर्न साइंस पढ़ रहा हूँ, एलोपैथी, तो सर बहुत सारे रूल्स हैं जो आई मीन बहुत डिफरेंट उनका वो होता है। आयुर्वेद कुछ और बोलता है, मॉडर्न मेडिसिन कुछ और बोलती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने बोला कि डेली हमको 2 घंटे धूप में बैठना चाहिए, तो एलोपैथी इस चीज को टोटली मना करती है। मतलब स्किन कैंसर हो सकता है आपको उससे, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा। आपने बोला कि
मिट्टी का लेप लगाना चाहिए, मिट्टी से स्नान करना चाहिए, बट एलोपैथी इसको टोटली मना करती है, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन जो मिट्टी से हो सकते हैं। और आपने ऐसे पानी में नहाने का भी बोला ओपनली, तो उससे भी तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब से एक एक वो कैसे निकाल सकते हैं अपन की क्या सही है क्या गलत, मतलब बहुत सारा बस मेरा मेन यही है सर। आपको बता दें हम कि एक अमेरिकन डॉक्टर इसाक जेनिक्स के नाम से थे। ये 1830 में इनने यूरोपियन पद्धति को एक डिलूजन बताया था। जितने भी ये दवाएं हैं इनको डिलूजन बताया था, क्योंकि इनका कहना था कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिलना है, मिट्टी से ही पलता है और मिट्टी से ही पूछता है। कौन सी चीज है जो मिट्टी से पलती पूछती नहीं है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या शरीर हो। हाँ सर, हमें ये बताइए कि कौन जी। हाँ सर, वो पंचभूतों से मिलके बना है मानव शरीर, उन्हीं में वापस मिल जाता है ये। डॉक्टर अब राहुल, उनसे आप कैसे डर के चलेंगे कि मिट्टी से हमें गुरुजी दूर और रहना डॉक्टर है, राहुल, मैं आपके बीच मिट्टी में में थोड़ा सा कीटाणु है। हस्तक्षेप बोलना चाहता हूँ गुरुजी, Yes, sir. और राहुल से भी मैं बात करना चाहता हूँ 2 मिनट बीच में, यदि आप मुझे अनुमति दें। राहुल, जी, ये जी। जो आपने प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हमारा जो लीगल मान्यता सिस्टम है उसमें काम करने की जरूरत है। भारत सरकार को जरूरत है कि वो इस मामले में मजबूती से इस व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करे, रिसर्च करने में मदद करे। और जैसा गुरुजी ने बोला था कि मिट्टी, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि 2 फुट 3 फुट नीचे की मिट्टी होना चाहिए जो बैक्टीरिया फ्री हो। तो बहुत सारे बैक्टीरिया फायदे वाले होते हैं, लेकिन यदि आप पॉल्यूटेड मिट्टी को लगाएंगे, गंदी किस्म की मिट्टी को लगाएंगे तो नुकसान होगा। और जल के संदर्भ में वही है कि बहुत सारी बातें हैं। धूप के भी संदर्भ में यह है कि अब जो वर्तमान में धूप हो रही है बहुत जगह, खासकर यूरोप में जहां अल्ट्रावायलेट रेजेस बहुत ज्यादा आ गई हैं, उनसे समस्या हो रही है। लेकिन धूप से लाभ भी होता है, और हर समय धूप से कैंसर होने की संभावना नहीं रहती। तो इन सारे फैक्टर्स को बहुत सारी चीजें देख के काम करना पड़ता है, और बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें हम सबको मदद, इसमें जागरण की आवश्यकता है कि सारे लोग मिलकर बोलें, सरकार इस पद्धति को आगे बढ़ाए। और ये जो रिसर्च है आयुर्वेद में बहुत कम रह गई है। कल ही लास्ट सेशन में जो हमारे साथ एमडी डॉक्टर थे, वो भी यही कह रहे थे कि आयुर्वेद में बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, जीवन पद्धति बहुत अच्छी है। उस विषय पर रिसर्च की आवश्यकता है और काम होना चाहिए। राहुल, मुझे लगता है कि आपकी बात का उत्तर हुआ होगा। गुरुजी, आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। नहीं, यथार्थ है जी। एक्चुअली क्या है कि बैक्टीरिया मूल कारण नहीं होते हैं रोग के। बैक्टीरिया तभी हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं जब अपने अंदर विजातीय तत्व की अधिकता होती है। यदि विजातीय तत्व की अधिकता नहीं है तो बैक्टीरिया हमारे लिए पोषक होते हैं, शोषक नहीं होते। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम सर इंडिया में यही है कि हम लोग जो एलोपैथी है वो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्री की है, उन लोगों को, लेकिन इंडिया में भी उसको जबरदस्ती इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है, और लोग भी उसी की दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं कि सच क्या झूठ क्या है, बस एक अंधी दौड़ है जिस साइड से मुड़ रहे हैं उस साइड। और हम लोग अब अगला प्रश्न ले सकते हैं डॉक्टर गुरुजी, अगला प्रश्न ले सकते हैं। जी, वैसे मैं इसका आंसर ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूँ कि किस तरह से बीमारियां पनपती हैं, कैसे उसे दबाते हैं। जैसे मैंने जीर्ण रोग और तीव्र रोग के संबंध में अभी पहले ही शुरुआत ही की थी, तो उसमें ऑलरेडी इसका आंसर है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा गुरुजी ने बताया कि जल हर व्यक्ति को पीना चाहिए। 75% हमारी बॉडी में जल तत्व है। अक्सर आती रहती है स्पेशल प्रोफेशनल के साथ, स्पेशल के साथ या उनकी हायर सिटिंग है, जैसे 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 ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनकी हायर सिटिंग्स होती है, उनमें भ्रांति ये रहती है कि मिनिमम पानी 24 घंटे में कितना हमको सेवन करना चाहिए जिससे हम लोग कब्ज की शिकायत से बच सके। मेरा ये गुरुजी से ही प्रश्न है। एक्चुअली कब्ज के लिए सबसे अच्छा होता है कि सुबह उठ के 2 गिलास कम से कम गुनगुना पानी पिए, और कम से कम
3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए 24 घंटे में। नहीं, इसके गुरुजी इसमें जो है ना, जो मैंने आपके हिसाब से 4 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। नहीं, ज्यादा यदि आप पीते हैं तो उसका नुकसान नहीं है, नहीं मगर गुरुजी, इतना भी ज्यादा ना पिए कि आपका जो क्षार तत्व है वो पानी के साथ निकलने लगे। गुरुजी मैं दोबारा रिपीट कर दूं अपना प्रश्न को। स्पेशली प्रोफेशन के साथ दिक्कत ज्यादा होती है, जिनकी सिटिंग ज्यादा होती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो आपके ये आपके प्रोफेशनल्स हैं, उनकी 6-6, 7-7, 8-8 घंटे मिनिमम की सिटिंग होती है। ऐसे जी, लोगों को कब्ज की शिकायत ज्यादा पाई जाती है इन कंपेयर जो बाकी लोग हैं जिनकी सिटिंग ज्यादा है। उनको आपने बताया कि 4 गिलास पानी मिनिमम होना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यदि हम 8 गिलास से ज्यादा लेते हैं, 6 गिलास से लेते हैं, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न ये है। होता है उससे एक्चुअली क्या है कि जो क्षार तत्व है वो नहीं जी घुलना चाहिए जी उसमें। और इसके लिए जो है आपसे बता दूं कि जो मिनिमम जो सॉलिड है, जैसे पृथ्वी है, कितने जी भाग पानी है, कितने भाग सॉलिड है, जी उतना ही पेट में गुंजाइश होती है कि 1 भाग सॉलिड लेना चाहिए और 3 भाग लिक्विड डाइट लेना चाहिए। जो ज्यादा बैठते हैं उनको 1 भाग उसमें खाली भी रखना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से 2:1:1 होना चाहिए बेसिकली। हाँ, जो भी हमारे पास समय होता जी है जी हम हमेशा समाज सेवा में और किसी का यदि हम उपचार हो सकता है तो हम बराबर मदद करते हैं। गुरुजी यदि आप ठीक समझे मैं तो जो भोजन में लोग जो भोजन करते हैं उसमें फल किस तरह से ज्यादा लेने चाहिए या आपको सब्जी ज्यादा लेना चाहिए, इस बारे में आपका जनरल बताएंगे तो लोगों को काफी उसमें मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। आजकल बच्चे जो है ना ये जो फास्ट फूड खाते हैं उससे मेरे देखिए, हिसाब से काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। भोजन के समय जी। पानी बिल्कुल नहीं लेना है। हम्म, भोजन के पहले 40 मिनट पहले पानी ले सकते हैं और 1 घंटा बाद ले सकते हैं। भोजन में 3 भाग तरल होना चाहिए, 1 भाग सॉलिड होना चाहिए। दूसरा, भोजन में जो क्षार तत्व है वो 75% से 80% होना चाहिए और जो आम्ल तत्व है वो 25% के लगभग होना चाहिए, 20 से 25%। दूसरी बात, यदि फ्रूट्स लेना है तो भोजन से पहले लें या ज्यादा दूरी पे लें, साथ में नहीं लें। सब्जियां लिक्विड डाइट में ही आती हैं, इसलिए 3 भाग सब्जियों का हो और 1 भाग आटे से बनी हुई चीजों का हो। यदि 100 ग्राम आप सॉलिड चीज लेते हैं जैसे आटा है, चावल है, तो आपको 300 ग्राम सब्जियां या लिक्विड चीज लेना चाहिए। जी, थैंक यू गुरुजी। केसी कौशिक जी। उषा, मैं सभी दर्शकों को ये जी। बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये हर फोर्टनाइटली ये प्रोग्राम करते हैं और किसी न किसी एक विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं हर पैथी से। कभी होम्योपैथी से, कभी एलोपैथी से, कभी आयुर्वेद से, कभी नेचुरोपैथी से, और योग के लोगों को भी हमने लाए हैं साथ में। ये पिछले 20 सप्ताह है, मतलब करीब 20 एपिसोड हो चुके हैं हमारे लगातार, और ये जारी रहेंगे। तो अब सबके लिए सूचना भी है कि एवरी सेकेंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे हम इस कार्यक्रम को करते हैं, और सेकेंड एंड फोर्थ को हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें हम देश के ऐसे सफल व्यक्तियों से बात करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है मिडिल लेवल पर। थैंक यू, जारी रखिए उषा। बस लास्ट क्वेश्चन एक है, बहुत देर से हैंड रेस है, अभिलाषा दुबे जी का। जी जी, अंतिम बताइए। प्रश्न लेते हैं जी। बहुत बहुत नमस्कार। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ जी, जी, बिल्कुल। हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम के लिए, और भाई साहब हैं मनोहर दुबे जी, मेरे भाई साहब हैं, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि कार्यक्रम किया। मेरा प्रश्न ये था कि क्या केवल अकेले ध्यान के माध्यम से या लगातार ध्यान में बैठ के भी रोगों को दूर किया जा सकता है क्या? देखिए, जो धारणा शक्ति होती है, मनुष्य के अंदर धारणा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि जो धारणा बना ले, ध्यान से पहले धारणा आती है।
जो धारणा बना ले वो वैसा हो जाता है। यदि आपने बना लिया कि आप सुखी हैं, आप निरोग हैं, आपकी धारणा ऐसी बन गई तो आप वैसी बन जाती हैं। तो उससे फायदा होता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि बड़े से बड़े रोग को आप ध्यान के माध्यम से बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, मगर यदि आपकी धारणा है, धारणा से ही श्रद्धा और विश्वास पैदा होता है, और धारणा से ही प्रतिज्ञा शक्ति पैदा होती है, जिसे आप कर संकल्प शक्ति कहते हैं। तो इसके फायदे मिलते हैं। और वास्तविकता ये है कि ध्यान से जो ऊर्जा है वो पूरी की पूरी देवत्व ऊर्जा पैदा होती है बॉडी के अंदर, तो उससे कुछ भी असंभव नहीं। मतलब ये कि यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं और अगर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान में बैठ रहे हैं तो क्या वो रोग ठीक हो सकता है? 99% मैं कहूंगा कि संभावना रहती है ठीक होने की, कि आपकी धारणा कैसी है और आपका ध्यान कैसा है। ध्यान से एक्चुअली होता क्या है कि जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स है इनके स्राव बढ़ जाते हैं, और पीनियल ग्लैंड्स से जो स्राव होता है वो सेरोटीन का होता है, और जिसके प्रभाव से वो पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो क्वीन का काम करती है, और सहस्त्रार चक्र के लिए काम करती है पीनियल ग्लैंड्स। तो ये जब दोनों चक्र काम करती हैं तो ये एटमॉस्फेयर से इस तरह के वाइब्रेशन, इस तरह की एनर्जी, इस तरह के फ्रिक्वेंसी कैच करने लगते हैं कि अपने आप उस से संबंधित चीजें आपको मिलने लगती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूंगी कि आपका ये सेशन एक दूसरे पार्ट में भी हो, क्योंकि अभी आपकी चुंबकीय चिकित्सा और वो वाला पोर्शन रह गया है समझाने का। तो मैं भाई साहब से निवेदन करूंगी कि आपका एक सेशन और किया जाए, जिससे कि आगे की चीजें और हमको समझने में आसानी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सभी को नमस्कार। सर, मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि पहले जो हम एक शब्द बोलते थे लांगने, माने एक लंबे समय तक भूखा रहना, इसका आयुर्वेद में चिकित्सा में कितना महत्व है, इसको थोड़ा-सा जरूर बताइएगा। व्रत जिसको कहें हम, या कुछ ना खाने की स्थिति को कहें हम लंबे समय तक, प्लीज। अपने यहाँ एक कहावत है कि आंख को बंधन, ज्वर को लंघन। आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आप उसे खाने को ना दें तो वो आपके यहाँ रहेगा क्या? भाग जाएगा। इसी तरह बीमारियां, रोग होते हैं। यदि आपके यहाँ वो आया है, एक्चुअली क्या है, जो प्राकृतिक चिकित्सा में है, इसे रोग को हम दुश्मन नहीं मानते हैं, दोस्त मानते हैं, मेहमान मानते हैं, क्योंकि वो अपने मदद करने को आता है, टॉक्सिक विजातीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को आता है। जब तेज बुखार आता है तो क्या होता है, पसीना आता है, शरीर गर्म होता है, तो विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं शरीर से और हर शरीर हल्का हो जाता है। तो लंघन जो देते हैं, उपवास का महत्व अपने वेदों पुराणों में बताया गया है। और ऐसा नहीं, अब सती पार्वती वगैरह का भी आप कहानी या उनके बारे में आप जाने तो कितनी तपस्या की है शिव को पाने के लिए, कितने उपवास किए हैं। तो उपवास का महत्व है, इतना तक कि मैं तो ये कहता हूं कि महीने में कम से कम 2 बार तो उपवास हर आदमी को करनी चाहिए, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहे। तो जब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी तो कोई रोग पनपेगा ही नहीं शरीर के अंदर। जी, धन्यवाद गुरुजी। और आप सबके लिए हमेशा दरबार खुला हुआ है। जब भी चाहें, जो भी क्वेश्चन है, जो भी मुझसे सहयोग हो सकता है, आप डायरेक्ट भी फोन कर सकते हो, पूछ सकते हो। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। ये जो गुरुजी का जो सत्र हमारा फेसबुक पेज पर रहेगा, उसमें गुरुजी का संपर्क नंबर वगैरह वगैरह मैं डालूंगा, वहां से सभी लोग उसको देख सकेंगे। धन्यवाद जी। और सभी प्रतिभागियों से हम कहना चाहेंगे, हमारा 51वां और 52वां हमारे जो नियमित सत्र होते हैं, उनसे आप जुड़ना चाहें तो हमारे वेबसाइट पर विजिट अवश्य करें, www.iuic.in। इस पर जाएं और उस पर आप पंजीकरण कर सकते हैं और हमारे नियमित कार्यक्रम होते हैं।
प्रातः सुबह 6:30 से 8:30 और शाम को भी होते हैं। तो कृपया उनसे यदि आप जुड़ना चाहें स्वपरिवर्तन, तो आप इनको जरूर विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। थैंक यू।